Assalamu alaikum everyone. I am Nimra Zafar and today we are going to study about alternative dispute resolution. आज हम पढ़ेंगे कि alternative dispute resolution क्या है, इसके कौन कौन से benefits हैं और कोर्ट के रेगुलर ट्रायल या कोर्ट के रेगुलर प्रोसीजर से ये किस तरीके से डिस्टिंग्विश करता है। ऑल्टरनेटिव डिस्प्यूट रेजोल्यूशन एज वी ऑल नो कि जो सिविल प्रोसीजर कोड 1908 है, सीपीसी है, उसको टू पार्ट्स में डिवाइड किया गया है। एक उसका सब्सटेंटिव लॉ है, दूसरा उसका प्रोसीजरल लॉ है। सब्सटेंटिव लॉ हमें क्या बताता है कि व्हाट द थिंग इज कि ऑल्टरनेटिव डिस्प्यूट रेजोल्यूशन फॉर एग्जांपल है क्या। ऑल्टरनेटिव डिस्प्यूट रेजोल्यूशन, इसमें पावर किसके पास है कि वो जो केस है वो आर्बिट्रेशन को या मीडिएशन के लिए, कॉन्सिलिएशन के लिए जो है वो केस रेफर करे। ये चीज हमें बताता है सब्सटेंटिव लॉ। अब जैसे सीपीसी में सेक्शन 89A हमें बताता है कि थोड़ा सा हमें इंट्रोडक्शन बताता है व्हाट इज ऑल्टरनेटिव डिस्प्यूट रेजोल्यूशन, ये पावर किसके पास है और इसकी बेसिक रिक्वायरमेंट्स क्या है। लेकिन ऑल्टरनेटिव डिस्प्यूट रेजोल्यूशन का जो ये मोड है, ये हमें अडॉप्ट करने का जो प्रोसीजर है वो हमें ऑर्डर्स बताते हैं, जो कि सीपीसी का जो कि प्रोसीजरल लॉ हमें कहलाता है। तो सेक्शंस क्या हो गए, सब्सटेंटिव लॉ हो गया, और जो ऑर्डर्स हैं वो क्या है, प्रोसीजरल लॉ है कि आपने किस तरीके से चलना है, आपका प्रोसीजर क्या होगा। सबसे पहले अब हम आ जाते हैं सेक्शन 89A ऑफ सीपीसी। सेक्शन 89A ऑफ सीपीसी हमें क्या कहता है, ऑल्टरनेटिव डिस्प्यूट रेजोल्यूशन के बारे में बताता है दैट द कोर्ट में वेयर इट कंसीडर नेसेसरी, कि जहां कोर्ट को जरूरत महसूस हो, जहां उसे लगे कि ये जरूरी है कि ऑल्टरनेटिव डिस्प्यूट रेजोल्यूशन की तरफ जाना चाहिए, तो वो विद द कंसेंट ऑफ पार्टीज की बगैर कंसेंट के ऑल्टरनेटिव डिस्प्यूट रेजोल्यूशन अडॉप्ट नहीं किया जा सकता। कोई और डिस्प्यूट रेजोल्यूशन का जो मोड है वो अडॉप्ट नहीं किया जा सकता। अब ऑल्टरनेटिव डिस्प्यूट रेजोल्यूशन क्या है, ये आउट ऑफ द कोर्ट सेटलमेंट होती है किसी भी डिस्प्यूट की, जब दोनों पार्टीज राजी होती हैं कि जी हम जो है कोर्ट के बाहर ही कोई मीडिएटर अपॉइंट करके या कोई आर्बिट्रेटर जो है हम अपने दरमियान मुकर्रर करेंगे और अपना हम जो फैसला है वो उससे करवाएंगे। तो ये क्या होता है, ये होता है ऑल्टरनेटिव डिस्प्यूट रेजोल्यूशन। इसके बेनिफिट्स क्या है, ऑल्टरनेटिव डिस्प्यूट रेजोल्यूशन से आपका जो डिस्पोजल ऑफ द केस है वो बहुत स्पीडी हो जाता है, स्पीडी डिस्पोजल ऑफ द केस होता है, बहुत जल्दी आपका टाइम बचता है। इट इज कॉस्ट इफेक्टिव, इट इज टाइम इफेक्टिव, आपका टाइम बचेगा, जो रेगुलर कोर्ट का प्रोसीजर है आपको उससे नहीं गुजरना पड़ेगा, आपको कॉस्ट जितनी कोर्ट में पे करनी पड़ती है उससे कम कॉस्ट लगेगी। तो ऑल्टरनेटिव डिस्प्यूट रेजोल्यूशन को प्रमोट करना चाहिए, ठीक है। बेसिकली अगर हम हिस्ट्री जो है इसकी देखें तो जो पंचायत सिस्टम है ना वो ऑल्टरनेटिव डिस्प्यूट रेजोल्यूशन ही है। तो सेक्शन 89A हमें क्या कहता है, दैट द कोर्ट में वेयर इट कंसीडर नेसेसरी हैविंग रिगार्ड टू द फैक्ट्स एंड सर्कमस्टांसेस ऑफ द केस, फैक्ट्स और सर्कमस्टांसेस केस की कोर्ट देखेगी, अगर उसे जरूरी लगेगा फिर वो पार्टीज की कंसेंट लेगी, पार्टीज की कंसेंट लेने के बाद वो ऑल्टरनेटिव डिस्प्यूट रेजोल्यूशन को अडॉप्ट करेगी और केस को रेफर कर देगी किसी मीडिएटर के पास, किसी कंसिलिएशन के लिए किसी पर्सन को अपॉइंट किया जाएगा या किसी आर्बिट्रेटर के पास। ये तीनों के तीनों जो हैं ये मोड्स हैं किसके, ऑल्टरनेटिव डिस्प्यूट रेजोल्यूशन के। मीडिएटर क्या होता है कि आप टेबल टॉक कर लो, आप कंप्रोमाइज अगर आपने करना है या आपने कोई भी अपने दरमियान एग्रीमेंट करना है, सेटलमेंट करनी है, आउट ऑफ द कोर्ट होगी, इससे टाइम भी बचेगा, आपको एक फॉर्मल प्रोसीजर भी अडॉप्ट नहीं करना पड़ेगा और आपकी ये जो है ये कॉस्ट इफेक्टिव भी है। उसके बाद अगर हम आ जाएं इसके प्रोसीजरल लॉ पे, प्रोसीजरल लॉ में हम क्या चीज देखेंगे कि इसका प्रोसीजर क्या है, हम किस तरीके से जो है इसको अडॉप्ट कर सकते हैं, कैसे कोर्ट जो है इस चीज को आगे इस केस को रेफर करेगी। ऐसा कोई केस है जिसमें पार्टी जो है वो राजी हो गई हैं कि जी हम ऑल्टरनेटिव डिस्प्यूट रेजोल्यूशन की तरफ जाना चाहेंगे, कब, जब कोर्ट भी सेटिस्फाइड हो कि जी इस केस में या इस मैटर में ऐसा कोई पॉइंट ऑफ फैक्ट या पॉइंट ऑफ लॉ नहीं है जो कि क्रूशियल हो और ये जो है ऑल्टरनेटिव डिस्प्यूट रेजोल्यूशन की तरफ इस चीज को जाना चाहिए, तो कोर्ट उसको वहां से रेफर कर की तरफ। अब प्रोसीजरल लॉ की तरफ हम मूव कर रहे हैं। पहले हमने देखा कि ऑल्टरनेटिव डिस्प्यूट रेजोल्यूशन क्या होता है, पावर किसके पास है केस को रेफर करने की, और इसकी रिक्वायरमेंट क्या है, इसकी रिक्वायरमेंट क्या है, पार्टीज की कंसेंट होना लाजमी है। और पावर किसके पास है, ये कोर्ट की डिस्क्रिशनरी पावर है, उसकी मर्जी है कि वो अगर समझे जरूरी तो वो केस को आगे रेफर कर सकती है। अदरवाइज जो है अगर कोई क्रूशियल मैटर है, कोई पॉइंट ऑफ फैक्ट या पॉइंट ऑफ लॉ ऐसा है जो कोर्ट को ही सॉल्व करना चाहिए, तो कोर्ट उसे अपने पास ही रखेगी और मैटर को खुद ही रिजॉल्व करेगी।
अब आ जाते हैं हम ऑर्डर 9B की तरफ। ऑर्डर 9B क्या कहता है? ऑल्टरनेटिव डिस्प्यूट रेजोल्यूशन का प्रोसीजर बताता है कि हम किस तरीके से इस प्रोसीजर को अडॉप्ट कर सकते हैं। तो सबसे पहले इसका रूल 1 देखते हैं, रेफरेंस टू मीडिएशन। कोर्ट जो है वो मीडिएशन की तरफ केस रेफर कैसे करेगी? एक्सेप्ट वेयर द कोर्ट इज सेटिस्फाइड दैट देयर इज नो पॉसिबिलिटी ऑफ मीडिएशन। अगर कोर्ट को लगता है कि पॉसिबिलिटी ही नहीं है कि मीडिएटर इसको सॉल्व करे या इसको ऑल्टरनेटिव डिस्प्यूट रेजोल्यूशन की तरफ जाना चाहिए। क्यों? क्योंकि उसमें कोई ऐसा इंट्रिकेट क्वेश्चन ऑफ लॉ या क्वेश्चन ऑफ फैक्ट इन्वॉल्व है। इंट्रिकेट क्वेश्चन ऑफ लॉ और फैक्ट मींस कि उसमें कोई कॉम्प्लेक्स चीज है, ऐसी कोई क्रूशियल चीज है जो कि कोर्ट को ही सॉल्व करनी चाहिए। तो कोर्ट जो है वो उस मैटर को रेफर नहीं करेगी, अपने तक रखेगी, ठीक है। लेकिन अगर कोई ऐसा मैटर नहीं है, कोई इंट्रिकेट पॉइंट ऑफ लॉ या पॉइंट ऑफ फैक्ट नहीं है, तो कोर्ट उसको ऑल्टरनेटिव डिस्प्यूट रेजोल्यूशन जो है उसको अडॉप्ट करेगी और मीडिएशन के लिए केस को जो है वो रेफर कर देगी। लेकिन इसमें बेसिक रिक्वायरमेंट क्या है? इसमें दोनों पार्टीज की कंसेंट होना बहुत जरूरी है। While referring the matter for mediation, the court may indicate the material issues for determination through mediation. अब जब कोर्ट ने केस को रेफर करना है, कहाँ रेफर करना है? मीडिएशन की तरफ करना है। ऑल्टरनेटिव डिस्प्यूट रेजोल्यूशन एक ऑल्टरनेट है कि आप कोर्ट के प्रोसीजर को ना अडॉप्ट करें, आप एक स्पीडी प्रोसेस अप्लाई जो है उसके लिए अप्लाई करें। तो जब वो कोर्ट जो है वो मीडिएशन के लिए भेजेगी केस को, तो साथ ही उसके इश्यूज भी फ्रेम कर देगी कि मीडिएशन ने किस हद तक जो है इस मैटर को सॉल्व करना है। उसके इश्यूज को मेंशन कर देगी कि ये जो पॉइंट्स हैं, ये जो मटेरियल इश्यूज हैं, इसको जो है वो मीडिएशन ने सॉल्व करना है। क्योंकि बहुत सारे केसेस में ऐसे भी होता है कि कोर्ट कुछ हद तक जो है वो केस को रेफर कर देती है और बाकी जो मटेरियल फैक्ट्स कुछ ऐसे होते हैं जो कि बहुत क्रूशियल होते हैं, कॉम्प्लेक्स होते हैं, वो अपने पास रखती है। और जो है वो आफ्टर के जब वहां से फैसला होकर आ जाएगा, उसके बाद जो है वो कोर्ट उसको अपनी प्रोसीडिंग को जारी करती है और दोबारा बाकी जो फैसले रह गए हैं करने वाले, जिन मटेरियल फैक्ट्स पर अभी बात नहीं हुई, जिन इश्यूज पर बात नहीं हुई, उसको सॉल्व करती है। अब आ जाते हैं हम रूल 2 पे। रूल 2 हमें क्या कहते हैं? अपीयरेंस ऑफ पार्टीज। Where a case is referred for mediation, the court shall stay the proceeding for a period not exceeding 30 days. ये टाइम पीरियड जो है ये याद रखना है कि अगर कोर्ट मीडिएशन को अपना जो केस है पार्टीज का वो रेफर कर रही है, तो वो अपनी कोर्ट में जो चलने वाली उसकी प्रोसीडिंग है उसे स्टे कर देगी। मींस उस केस से रिलेटेड जब तक वहां पर मीडिएशन के पास प्रोसीडिंग्स चलेंगी, कोर्ट अपनी प्रोसीडिंग्स को रोक देगी फॉर द पीरियड ऑफ 30 डेज। 30 डेज से ज्यादा वो इस चीज को स्टे नहीं करेगी अपनी प्रोसीडिंग्स को। 30 डेज में वो मीडिएटर को भी कहेगी कि फैसला सुनाए, रिपोर्ट बनाए और मुझे भेजे। कोर्ट जो है उसमें, क्योंकि जो फाइनल फैसला होता है ना वो कोर्ट नहीं करना होता है, जो रिपोर्ट मीडिएटर बनाकर 30 डेज विद इन 30 डेज कोर्ट को देगा। 30 डेज के बाद कोर्ट अपनी प्रोसीडिंग्स को स्टे नहीं करेगी, 30 डेज तक स्टे कर सकती है, ठीक है। एंड डायरेक्ट द पार्टीज टू अपीयर बिफोर द मीडिएशन सेंटर। और पार्टीज को डायरेक्शन देगी कोर्ट कि वो जब मीडिएटर उसे उनको बुलाएगा तो वो मीडिएशन सेंटर में जाएंगे। सेटअप बाय द लाहौर हाई कोर्ट, जो कि मीडिएशन सेंटर कौन सेटअप करता है? लाहौर हाई कोर्ट ऑन सच डेट एंड टाइम एज द कोर्ट में स्पेसिफाइड। थर्ड रूल पे आ जाते हैं सेटलमेंट। सेटलमेंट का क्या है कि जब मामला जो है सेटल कैसे होगा, अगर सेटलमेंट हो गई है तो उसके बाद का क्या प्रोसीजर है कि मीडिएटर जो है उसने जो है वो पार्टीज के दरमियान जो डिस्प्यूट था उसको सेटल कर दिया है। उसके बाद का जो प्रोसीजर है वो क्या होगा? वेयर द मीडिएशन प्रोसीडिंग्स आर सक्सेसफुल, जहां पर मीडिएशन की प्रोसीडिंग जो है वो सक्सेसफुल हो जाए एंड द पार्टीज हैव अराइव्ड एट एन एग्रीमेंट, और दोनों पार्टीज जो है वो किसी ना किसी एग्रीमेंट पे पहुंच गई हैं, किसी ना किसी बात पर वो आ गई हैं, एग्री कर गई हैं, तो फिर उसके बाद का प्रोसीजर क्या होगा? द मीडिएटर शैल कॉज द सेम टू बी रिकॉर्डेड इन राइटिंग। तो जो उनका मीडिएटर होगा जिसने वो एग्रीमेंट उनके दरमियान करवाया है, वो क्या करेगा? उसको एक इन राइटिंग फॉर्म में उस डॉक्यूमेंट को लेके आएगा, क्योंकि कोई भी ऐसी जो प्रोसीडिंग होगी वो इन राइटिंग फॉर्म में होनी चाहिए, डॉक्यूमेंट्स की शक्ल में होनी चाहिए, क्योंकि वो बाद में कोर्ट में प्रेजेंट करनी होती है। तो मीडिएटर क्या करेगा? उसको इन राइटिंग फॉर्म में लेकर आएगा। उसके अलावा साइंड बाय द पार्टीज दोनों पार्टीज के उसके ऊपर साइन लेगा, और देयर रिकॉग्नाइज्ड एजेंट्स और जो प्लीडर्स, और उनके जो एजेंट्स या उनके जो प्लीडर्स हैं उनके सिग्नेचर होंगे उसके ऊपर, एंड अटेस्टेड बाय द 2 इंडिपेंडेंट विटनेसेस, और 2 इंडिपेंडेंट विटनेस जो होंगे उस एग्रीमेंट के, उनके थ्रू उसको अटेस्ट करवाया जाएगा।
ठीक है, ये इसकी रिक्वायरमेंट है, इसके बगैर वो डॉक्यूमेंट प्रिपेयर नहीं हो सकता। 2 इंडिपेंडेंट विटनेसेस की अटेस्टेशन जरूरी है, साइंड जो पार्टीज के साइन है वो जरूरी है, मीडिएटर के साइन जरूरी है, उसके अलावा पार्टीज के जो प्लीडर्स हैं या एजेंट्स हैं उनके साइन जरूरी है। उसके बाद आ जाते हैं, एग्रीमेंट शेल बी सर्टिफाइड बाय द मीडिएटर एंड ट्रांसमिटेड फोर्थविथ थ्रू द एडमिनिस्ट्रेटर ऑफ मीडिएशन सेंटर टू द कोर्ट। जो एडमिनिस्ट्रेटर होगा मीडिएशन सेंटर का, वो उस डॉक्यूमेंट को क्या करेगा, मीडिएटर उसको सर्टिफाई करेगा और एडमिनिस्ट्रेटर ऑफ द मीडिएशन सेंटर के थ्रू उसको कोर्ट तक पहुंचाया जाएगा। डॉक्यूमेंट चला गया कोर्ट में, उसके बाद क्या होगा, द कोर्ट शेल ऑन द रिसिप्ट ऑफ एग्रीमेंट, कोर्ट के पास एग्रीमेंट पहुंच गया कि पार्टीज जो है वो दोनों इस चीज पर एग्री हो गई हैं। उसके बाद क्या होगा, पास अ डिक्री इन टर्म्स देयर ऑफ unless the court for the reasons to be recorded in writing find that the agreement between parties is not enforceable by law। कोर्ट को अगर सेटिस्फाई कोर्ट हो जाती है कि ये फैसला बिल्कुल ठीक हुआ है, पार्टीज किसी एग्रीमेंट पे आई हैं तो लॉफुल एग्रीमेंट है, तो कोर्ट उसके ऊपर डिक्री पास कर देगी। क्योंकि मैंने आपको पहले भी ये चीज मेंशन की है कि जो फाइनल डिक्री है वो कोर्ट ने ही पास करनी है, फाइनल फैसला जो होगा वो कोर्ट का होगा, मीडिएटर का नहीं होगा। ऑल्टरनेटिव डिस्प्यूट रेजोल्यूशन का कोई भी मोड हम यूज करते हैं, उसमें जो फैसला होता है ना, वो एक दफा रिपोर्ट भर के जाना होता है, बेशक वो अवार्ड की शक्ल में हो, बेशक वो आप कंसिलिएशन में जा रहे हैं, मीडिएशन में जा रहे हैं, आर्बिट्रेशन में जा रहे हैं, आप जो भी मोड यूज कर रहे हैं, लेकिन उसका जो फाइनल फैसला है वो कोर्ट ने ही देना है। कोर्ट उसकी लीगैलिटी को चेक करेगी, कोर्ट चेक करेगी कि इसमें कोई लीगल डिफेक्ट तो नहीं है, इसमें कोई पॉइंट ऑफ लॉ या इफेक्ट ऐसा तो नहीं है जो इन्फोर्सेबल बाय लॉ नहीं है। तो अगर वो एग्रीमेंट इन्फोर्सेबल बाय लॉ है तो फिर कोर्ट जो है उसको उसके ऊपर डिक्री पास कर देगी। फिर क्या होगा, where the settlement relates only to a part of dispute, the court shall pass decree or an order in terms of such settlement and proceed to adjudicate the remaining issues। मैंने आपको पहले बताया था कि कोर्ट ऐसा भी कर सकती है कि कुछ इश्यूज फ्रेम करके केस रेफर कर दे मीडिएटर को कि आप इन पर इनकी सेटलमेंट करवाएं। बाकी इश्यूज जो हैं, जो कि इंट्रिकेट पॉइंट ऑफ लॉ इफेक्ट हो सकता है, जो कि कोई क्रूशियल बात हो सकती है, जो कोर्ट ने ही उनके दरमियान सेटलमेंट करवानी है, फिर क्या होगा, कोर्ट वो इश्यूज खुद से सॉल्व करेगी। लेकिन कब करेगी, जब वो 30 डेज का टाइम पीरियड, जब उसने अपनी प्रोसीडिंग्स को स्टे किया है, वहां से जब रिपोर्ट बन के आ जाएगी, फिर वो 30 डेज के बाद बाकी की अपनी प्रोसीडिंग्स को दोबारा से बहाल करेगी, उसको जो है वो चलने देगी और फिर जो है बाकी रिमेनिंग फैक्ट्स का या रिमेनिंग इश्यूज का फैसला करेगी। उसके बाद है रूल 4 पे आ जाते हैं, फेलियर ऑफ मीडिएशन के। ये तो हमने देखा कि अगर सेटलमेंट सक्सेसफुल हो गई है तो इसका क्या प्रोसीजर होगा। उसके बाद अगर ये बात हो कि जो सेटलमेंट है वो फेल हो गई है, मीडिएशन जो है वो सक्सेसफुल नहीं हुई और फेल हो गई है, तो वेयर द मीडिएशन फेल्स एंड नो सेटलमेंट इज मेड बिटवीन पार्टीज, तो फिर क्या होगा, द मीडिएटर शैल सबमिट अ रिपोर्ट टू द कोर्ट एंड कोर्ट शैल प्रोसीड विद द केस फ्रॉम द स्टेज इट वाज रेफर टू मीडिएशन। तो अगर कोर्ट सेटिस्फाई नहीं है, मीडिएशन फेल होगी है, पार्टीज जो है वो किसी बात पर नहीं आ रही, पार्टीज का कोई एग्रीमेंट नहीं हुआ, तो कोर्ट जो है जहां से उसने अपनी प्रोसीडिंग्स को स्टे किया था वहीं से दोबारा से केस चल पड़ेगा कोर्ट में, और जो मीडिएशन है वो तो वैसे ही फेल हो गई है, उसको सेट असाइड कर दिया जाएगा। ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट जो है ना, एक ऑर्डर है, ऑर्डर 10। ऑर्डर 10 जो है उसमें रूल 1 और उसका क्लॉज 3, ये हमें क्या कहती है कि कोर्ट जो है वो लॉफुल प्रोसीजर जो है वो अडॉप्ट कर सकती है किसी भी डिस्प्यूट को सेटल करने के लिए जो कि इनकंसिस्टेंट ना हो इस सिविल प्रोसीजर कोड की प्रोविजन से। इनकंसिस्टेंट मींस मुतजाद नहीं होना चाहिए, उलट नहीं होना चाहिए, ओवरराइड ना करे, जो बेसिक लॉ है उसको ओवरराइड नहीं करना। तो लॉफुल डोमेन में रहते हुए कोर्ट क्या कर सकती है, अडॉप्ट कर सकती है जो क्लॉज 3 है इसका, विद द कंसेंट ऑफ पार्टीज, जैसे कि हमने पहले पढ़ा कि पार्टीज की कंसेंट जरूरी है। एनी ऑल्टरनेटिव मेथड ऑफ डिस्प्यूट रेजोल्यूशन इंक्लूडिंग मीडिएशन, कंसिलिएशन एंड एनी अदर मीन्स, कोई भी मीन हो सकता है जो आउट ऑफ द कोर्ट सेटलमेंट होती है किसी भी डिस्प्यूट की, उससे टाइम भी बचता है, वो कॉस्ट इफेक्टिव भी है, वो टाइम इफेक्टिव भी है, उससे स्पीडी रेमेडी आपको मिलती है और इससे जो है बहुत सारा आपका टाइम बच जाता है। ये सारे इसके एडवांटेजेस में आ जाते हैं। ठीक है, तो हमें ऑल्टरनेटिव डिस्प्यूट रेजोल्यूशन को भी प्रमोट करना चाहिए। ठीक है, ताकि कोर्ट में जो इतने, अब इससे क्या फायदा होगा अगर हम ऑल्टरनेटिव डिस्प्यूट रेजोल्यूशन को प्रमोट करते हैं, तो इससे फायदा ये होगा, तो इतने जो पेंडेंसी ऑफ सूट्स कोर्ट्स में चल रही है पाकिस्तान में, इतने जो केसेस हैं वो पेंडिंग हैं कोर्ट्स के अंदर, तो कोर्ट का बर्डन जो है वो भी कम हो जाएगा इससे। ठीक है,
तो ये एक प्रोविजन ये भी बीच में, ऑर्डर 10 एग्जामिनेशन ऑफ पार्टीज बाय द कोर्ट, इसका रूल 1, इसका क्लॉज 3, ठीक है। तो ये जो है ये इसके अंदर ये भी प्रोविजन ऐड कर ले। तो अब हमने कितनी प्रोविजंस पढ़ी हैं? सबसे पहले हमने सेक्शन 89A पढ़ा, फिर हमने ऑर्डर 9B पढ़ा, फिर हमने ऑर्डर 10 रूल 1 क्लॉज 3 पढ़ा। ये था ऑल्टरनेटिव डिस्प्यूट रेजोल्यूशन, और इसके कुछ हमने एडवांटेजेस पढ़े हैं कि इससे क्या क्या हमें फायदे होते हैं। तो ऑल्टरनेटिव डिस्प्यूट रेजोल्यूशन को प्रमोट होना चाहिए पाकिस्तान में। So this was all about our today's lecture. Thanks for watching the video, and if you like the video then don't forget to like, share and comment.